और अगला टॉपिक है ब्लॉकचेन। पहुंच गए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक में, और यहां बहुत सारे टॉपिक्स आपको समझ में आने वाले हैं। हेडिंग डालो बच्चों, ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन देखो, ब्लॉकचेन पे पहले मैं 2-3 पॉइंट्स लिखता हूं, जरा समझो। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हम लोग ओपन लेजर के नाम से जानते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज एन ओपन लेजर, वो ना हिंदी में कहते हैं बही खाता, खुला बही खाता, ओपन लेजर है ये। जिनके घर में बिजनेस होगा उनका पूरा एक लेजर बंदा होगा, है ना, बही खाता बंदा होगा। और ऐसा बही खाता, ऐसा लेजर है जो हर कोई देख सकता है। भाई डिफाइन तो ऐसे ही किया गया, समझ में थोड़ी देर बाद आ जाएगा ये ओपन लेजर का मतलब क्या है। ओके एवरीवन, ओपन लेजर का मतलब क्या है थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगा। इधर देखो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वो है पूरा डिसेंट्रलाइजेशन पर बेस्ड है। ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से डिसेंट्रलाइजेशन पर बेस्ड है, विकेंद्रीकृत। ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है, विकेंद्रीकृत। वो भी आपको बता दूंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। रुक जाओ, वो भी आपको बता दूंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। रुको अभी। अच्छा देखो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो पहली बार यूज हुआ था ना, वो एक्चुअल में यूज नहीं हुआ था, वो एक्चुअल में मिसयूज हुआ था। तो सर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का पहली बार यूज नहीं हुआ था सर, मिसयूज हुआ था सर। कहां? ऐसा है 2016 में या शायद 17 के आसपास, वही जो मैं पीछे आपको कहानी समझा रहा था। 17? अच्छा, अब जगह नहीं, अब क्या करें। 17 रैंसमवेयर अटैक होता है, वही इटर्नल ब्लू पेटिया, बहुत सारे तरीकों से उनके नाम, इटर्नल ब्लू पेटिया। एक बार पूछ दिया इटर्नल ब्लू पेटिया ये सब क्या है, रैंसमवेयर क्या, कुछ नहीं, साइबर थ्रेट है, साइबर हमले, यही पूछा था। साइबर थ्रेट्स, बहुत बड़ा वायरस है, वायरस नहीं है, साइबर थ्रेट है। ऐसे ऐसे फालतू क्वेश्चन पूछा गया था। साइबर सिक्योरिटी पे 4-5 क्वेश्चन पीटी के हैं, कम से कम 4-5 क्वेश्चन। अच्छा, रैंसमवेयर अटैक हुआ। रैंसमवेयर अटैक होने के बाद आपके कंप्यूटर को लॉक कर दिया गया, और ये अटैक सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में हुआ। कौन सा अटैक? रैंसमवेयर। सिर्फ भारत में नहीं बचा, पूरी दुनिया में रैंसमवेयर अटैक। हमारे कंप्यूटर को लॉक कर दिया गया। अब क्या हुआ? अब फिरौती मांगी जा रही है, शोषण किया जा रहा है। क्या है भाई? बिटकॉइंस चाहिए। अच्छा, हमसे बिटकॉइन मांगा जा रहा है। अच्छा, तो अब हम लोग पहले ही पे बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। तो सर बिटकॉइन के एग्जॉर्शन में, यानी उसकी फिरौती में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। हाँ, तो यूज थोड़ी ना हुआ, पहली बार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मिसयूज हुआ, फिरौती के लिए किया गया। तो सही चीज है गलत चीज है? गलत चीज है, गलत चीज। आप एक कंप्यूटर को अनलॉक करने के लिए आपसे कह रहा है हमको बिटकॉइंस दो। अब सर ये बिटकॉइंस क्या होता है, बात कर लेते हैं। ऐसे बिटकॉइन की करेंसी इकोनॉमी है, अब बिटकॉइंस की टेक्नोलॉजी एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो मैं इसका साइंस एंड टेक वाला पार्ट पढ़ा देता हूं, थोड़ा समझ जाओ क्या है। ठीक है, बिटकॉइन एक तरह की क्रिप्टो करेंसी बोला जाता है। क्रिप्टो किया जाता है मतलब इसको जनरेट किया जाता है, या इसको सामान्य भाषा में हम लोग डिजिटल करेंसी भी कह सकते हैं। इसको हम लोग क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी भी कह सकते हैं। इसको हम लोग क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी भी कह सकते हैं। सो बिटकॉइन क्या है? क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी है। देखो, ऐसी करेंसी है जो कभी भी आपके हाथ में नहीं आएगी कि निकाले और गिनने लगे। ये आपको सिर्फ ऑनलाइन मोड पे ही दिखेगी। धीरे धीरे समझना, थोड़ी देर बाद समझ में आएगा इतना बड़ा कहानी है क्या।
अब ब्लॉकचेन इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, कम से कम 1 घंटा से ज्यादा लगेगा। इसमें बहुत सारे और भी कंसेप्ट हैं, वेब जनरेशन है, NFT है, 1 घंटे से ज्यादा जाएगा। और मान के चलो ये आज पूरा लेक्चर इसी में खत्म होने वाला है। ओके सुनो, असल में जो बिटकॉइन है ये एक डिजिटल करेंसी है। अब तुम लोग सोचोगे सर ये आती कहाँ है, मिलती कहाँ है? देखो ये बनाई जाती है, ये बनाई जाती है, और जो बनाई जाती है इसके लिए कुछ कंप्यूटर टर्म्स मैं यूज करूंगा। इन तरीकों से बनाई जाती है जिसे कहते हैं कंप्यूटर एल्गोरिथम्स। कुछ कंप्यूटर एल्गोरिथम, देखो मैं ना टेक्निकल शब्द यूज कर रहा हूं क्योंकि मैं थोड़ा टेक्निकल टर्म पढ़ा रहा हूं। अगर आप कंप्यूटर एल्गोरिथम नहीं यूज करना चाहते हैं तो भैया माइनिंग। तो माइनिंग क्या होता है? जैसे कोयले से माइनिंग करते हैं ना, खान से कोयला निकालते हैं, एक प्रोसेस होता है, वैसे ही एक प्रोसेस होता है जिससे हम डिजिटल करेंसी बनाते हैं। जिसे हम क्या करते हैं? डिजिटल करेंसी बनाते हैं। ऐसा है, ये कंप्यूटर एल्गोरिथम एक कंप्यूटर साइंस का एक टर्म है, माइनिंग एक प्रोसेस है जिससे हम डिजिटल करेंसी यानी बिटकॉइंस बनाते हैं। ठीक है, होता क्या है समझो, कैसे बनाते हैं। इसके लिए एक पेपर पब्लिश हुआ था, इसके लिए एक पेपर पब्लिश हुआ था, और उस पेपर को पब्लिश किया था कंप्यूटर साइंस के जर्नल में। एक बड़ा स्टैंडर्ड पेपर पब्लिश हुआ था, और उसको पब्लिश करने वाला जो शख्स था उसका नाम है सतोशी नाकामोटो। उस शख्स का नाम क्या है? सतोशी नाकामोटो। जैसे जब हम लोग अपना रिसर्च करते थे तो हम लोग भी पेपर पब्लिश करते थे, तो उस पेपर पे नाम होता था डॉक्टर रवि पी अग्रवाल, और मेरे साथ मेरे गाइड का, मेरे प्रोफेसर का। तो जिसने एक पेपर पब्लिश किया और जो हम लोग काम करते थे उसको दिखाते थे पेपर पब्लिश, ये हमारा इंटरनेशनल जर्नल है पेपर, इम्पैक्ट फैक्टर आया है, मतलब वो एक अलग ही टाइम था। तो ये सब चीजें सतोशी नाकामोटो ने एक पेपर पब्लिश किया, कंप्यूटर जर्नल्स में थे, कंप्यूटर साइंस का रिसर्च था। उस पर इसने पूरा प्रोसेस बताया कि भैया डिजिटल करेंसी बिटकॉइंस कैसे बनता है ना। अब बिटकॉइंस बनाने के लिए जिस तरीके का यूज किया जाता है कंप्यूटर एल्गोरिथम या माइनिंग, तो बिटकॉइंस बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? माइनिंग करनी होगी। और माइनिंग कौन करेगा? भैया कंपनी लोग करते हैं, बढ़िया बढ़िया पावरफुल कंप्यूटर होता है इनके पास, और ये डिजिटल करेंसी बिटकॉइंस बनाते हैं। सुनो, इतना आसान नहीं है बिटकॉइंस बनाना। अगर इतना आसान होता तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आज दिन में एक बिटकॉइंस ही बना रहा होता, क्योंकि एक बिटकॉइन आज के दाम के हिसाब से 23 लाख रुपया है इंडियन करेंसी में। एक बिटकॉइन आज मैं बना लेता 23 लाख हो जाता, 30 दिन बना लेता, देश छोड़ के भाग जाता, कनाडा में रहता। कनाडा में तो इस समय बिल्कुल नहीं रहता, कहीं और चला जाता। गलत हो गया है ना, गलत जगह चला गया है ना। ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं जाता, वहां भी सब बहुत पीटते हैं। ठीक है, हमको लगता भारत ही ठीक है, यहां भी लोग लड़ते हैं, यहां भी पंगा है। अंतरिक्ष, तब हम कनाडा ही चले जाएंगे। अगर आप स्पेस में बोलेंगे वहां कोई बचेगा? सपने में चले जाएंगे, पैसे का तकिया बनाएंगे और सो जाएंगे, गांव चले जाएंगे, ट्रैक्टर हमारा हो जाएगा। चलिए, इनडायरेक्टली मैं कह रहा था बिटकॉइंस बड़े महंगे, ठीक है ना, और बिटकॉइन बनाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत सारी कंपनियां हैं जो बिटकॉइंस बनाती हैं, बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है बिटकॉइंस को बनाने में, और आज के रेट के हिसाब से ये कभी 20, कभी 21, कभी 23 लाख, और यहां तक कि कोविड के टाइम में तो भैया 40 लाख के ऊपर था, क्योंकि लोगों को डॉलर रुपीस में भरोसा नहीं रह गया था, ये दनादन गिर रहे थे। अब बिटकॉइंस उसमें लगा कि ये क्रिप्टो करेंसी, इस पे लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट था, वो दनादन बढ़ने लगे थे, डिमांड बढ़ गया था। अब सोचो जो लोग कोविड के टाइम में 43 लाख रुपए का बिटकॉइंस खरीदे होंगे, आज वो 20 लाख के इंसान बन गए, सड़क पे आ गए। डबल नहीं, डबल आधा हो गया, है कि नहीं? इन्वेस्टमेंट बड़ा गलत इन्वेस्टमेंट हो गया। चलो छोड़ो। तो सर इसका मतलब आप ये बता रहे हैं इसका एक तरीका होता है जिसके लिए बहुत पावरफुल कंप्यूटर होता है, बहुत महंगा होता है, इसको बनाना वो सब कुछ सतोशी नाकामोटो ने जो पेपर पब्लिश किया उसने बताया है कैसे बनता है, कैसे क्या होता है। यहां तक कहानी क्लियर है? क्लियर है? ठीक है।
सतोशी नाकामोटो ने जिस पूरे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में बताया कैसे बनाएंगे, उस तरीके से कुल बिटकॉइंस जो हम बना सकते हैं बच्चा, वो 21 मिलियन बिटकॉइंस बनाए जा सकते हैं। कितने बिटकॉइन बनाए जा सकते हैं? तो सर जो आप कंप्यूटर एल्गोरिथम या माइनिंग का प्रोसेस कह रहे हैं, बिटकॉइंस बनाने का तरीका, जो इस पेपर में लिखा है जो सतोशी नाकामोटो ने पब्लिश किया था, कुल 21 मिलियन बिटकॉइन बना सकते हैं एग्जैक्टली। पर इन आउट ऑफ 21 मिलियन में से बच्चा ओनली 19 मिलियन बिटकॉइंस ही हैं जो आज तक बनाए गए हैं। इसका मतलब सिर्फ 2 मिलियन बिटकॉइंस और होंगे जो अभी और बनाने बाकी हैं। बन जाएंगे, वो भी बन जाएंगे धीरे धीरे। अब आप बोलोगे सर ये करेंसी कंट्रोल कौन करता है? कुछ भी पता नहीं है। इसीलिए तो सरकार कहती है दिस इज अ फेक करेंसी। और सरकार साफ साफ कहती है, भारत सरकार, मैं थोड़ा इकोनॉमी में जा रहा हूं, कि अगर कुछ भी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइंस के साथ होता है तो गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। अगर आप बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन करते हैं, 1 मिनट के अंदर कुछ नहीं, बिटकॉइन खत्म हो गया, जो लोग इसको मैनेज कर रहे हैं वो लोग खत्म हो गए, बिटकॉइन जीरो, आपका पैसा जीरो हो गया। भाषण हमारे यानी पूरा रिस्क है। लेकिन भारत सरकार ये जरूर कहती है ये करेंसी फेक करेंसी है, लेकिन अगर आप बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन पैन कार्ड जरूर लगाइएगा। अगर लॉस होता है तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर प्रॉफिट होता है तो टैक्स जरूर दीजिएगा। आप नहीं समझे, ये है। फिलहाल अब आपकी इकोनॉमी टीचर आएंगे, आपको बताएंगे हाँ 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 भारत सरकार कह रहा है कि वो अपनी डिजिटल करेंसी लाएगी, सिक्योरिटी रहेगी। सुनो, सब ऐसे ही डिजिटल हो गया, आप क्या डिजिटल करेंसी लोगे? शौक अलग बात है। हम डिजिटल में पैसा रखेंगे, कुछ अलग क्वाइंस बनेगा, देखा जाएगा। कुछ लोगों ने इस व्यक्ति को खोजने की कोशिश की, कौन है जो ये सब करके गया है, कौन है? विश्वास नहीं करोगे, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है उसमें यह बताया गया है आज तक पता ही नहीं है कौन है ये। जमीन निगल गई या आसमान खा गया, लेकिन हां आज तक लोगों को ये आदमी शख्स नहीं मिला। जैसे मेरे पास रिसोर्सेस उस बेसिस पे, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स ने इस व्यक्ति को ढूंढ डाला। कुछ यूट्यूबर्स ने सतोशी नाकामोटो को ढूंढ डाला, वही यूट्यूबर्स जिनके करोड़ों करोड़ों व्यूज हैं। सैमसंग, तोशिबा, नोकिया, मोटोरोला। क्या ढूंढा? सैमसंग, तोशिबा, नोकिया, मोटोरोला, ये 4 कंपनियां हैं। अभी नहीं समझा? ऐसे से क्या हुआ? तोशी से क्या हुआ? नाका से नोकिया, मोटो से 4 कंपनियां, यूट्यूबर्स जिनको आप लोग फॉलो करते हैं, जिसको आप लोग फॉलो कभी नहीं करते हैं। अब सुनो भैया, नहीं पता कौन है आदमी, छोड़ दीजिए इस बारे में। अब सुनिए सर, अच्छा खासा बिटकॉइंस के बारे में हम लोग समझ चुके हो कि नहीं समझ चुके हो? बोलो हाँ, समझ चुके हो। अब देखो ब्लॉकचेन में हुआ क्या। ऐसा है, मान लो मैं ये हूं, मेरा नाम ए है, अरे आप हैं जो हैकर हैं जिन्होंने मेरा कंप्यूटर हैक किया, मुझे परेशान कर रहे हैं, आप बी हैं। अब मैं ए से बी को बिटकॉइन देने जा रहा हूं, तो क्या सिस्टम होगा देखिएगा। ब्लॉकचेन समझाना है ना। ए से बी को बिटकॉइन देने के लिए क्या होगा? पहले तो भाई देखो, हम तो कुछ बिटकॉइन में करते नहीं है, लेकिन ऐसे केस में मुझे करना पड़ेगा क्योंकि मुझे बिटकॉइन देना है। तो पहले मैं उस कंपनी को तलाशूंगा इंटरनेट पे, वेयर आई कैन बाई अ बिटकॉइन। हाँ, कंपनियां हैं जो बिटकॉइंस बनाती हैं, कंपनियां हैं जो बिटकॉइन बेचती हैं। मैं उन कंपनियों के पास जाऊंगा, एनर्जी लेवल देखो एकदम है ना। अच्छा, हाँ, मैं उन कंपनियों के पास जाऊंगा। मान लो आज का रेट 23 लाख चल रहा है। जैसे आज सुबह बच्चे ने बोला सर 23 लाख है, मैंने नेट नहीं किया, देख ले, फालतू मजे ले रहे हो तुम लोग, देखा क्या लेना देना है। टुडे बिटकॉइन प्राइस
ओह सही बोला उसने, 23 लाख चल रहा है, 31,906। नई बात समझ में आई। आज बिटकॉइंस का रेट कितना चाहिए देखो, 13,154 रुपए आज बढ़ गया है। ओ वाओ, ये देखो पूरे दिन का क्या रेट चला है, और अभी कितना चला गया है, 23,000 31,000। मेरा भी ये नहीं समझ में आई, इसका क्या लेना देना है जो सोच सोच के तुम लोग खुश हो रहे हो। एक पल है और दूसरे पल नहीं है। मैं नहीं करूंगा, मेरी बहुत मेहनत का पैसा है। आप लोग के पास ब्लैक मनी होगा, आप लोग कर लीजिएगा। ब्लैक मनी बुरा नहीं लगता, हमारा तो हार्ट अटैक हो जाए। हाँ, हमें अब वही हम करने जा रहे हैं। देखो अब देखो वही सिस्टम मैं कर रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, सुनो भाई, मैं क्या करूंगा, मैं उन कंपनियों के पास जाऊंगा। ये मान लो कंपनी है जिसका नाम है XYZ, एक ही कंपनी है, नाम XYZ है। अब क्या होगा, मैं इस कंपनी को दूंगा 23,50,000 रुपए। मान लो 23 लाख रुपए चल रहा है और 50,000 रुपए उसका क्या हो गया, एक सिक्योरिटी हो गई। मैंने क्या दे दिया, 23,50,000 रुपए। सब ठीक है भाई, सब ठीक है, ठीक है। मैंने दे दिया 23,50,000 रुपए, है ना, 23,50,000 रुपए दे दिए। अब ये क्या करेगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बिटकॉइंस बनाएगा और उसकी डिजिटल करेंसी मेरे नाम की होगी और वो मेरी है, ठीक है। अब मेरे पास आ गया क्या, एक बिटकॉइन आ गया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैंने उसको पैसे ट्रांसफर किए, पैन कार्ड लगाया, उससे बिटकॉइन जो जनरेट हुआ था उसने मुझे दे दिया। ये कुछ सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम ले लिए। अच्छा, अब क्या होगा, अब ए से बी को बिटकॉइन दिया जा रहा है, फिरौती। अब समझ रहे मैंने क्या बोला था। तो यहां जो ए से बी को बिटकॉइन दिया जाएगा, जिस टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, किस टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, उसका नाम है ब्लॉकचेन। अब सुनो, इस टेक्नोलॉजी को जो ब्लॉकचेन से किया गया, यहां पर कुछ कंपनियां हैं, उन कंपनियों के नाम है A, B, C और D। अब ये वो कंपनियां हैं जिनके पास अलग से एक तरह का दूसरा बहुत पावरफुल कंप्यूटर है। ये क्या करती हैं, इन बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन में मदद करती हैं। बिटकॉइन ऐसा नहीं है कि आपने ऑनलाइन पैसा अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। बिटकॉइन ट्रांजैक्शन में भी एक माइनिंग प्रोसेस किया जाता है। बिटकॉइन ट्रांजैक्शन में भी माइनिंग प्रोसेस किया जाता है। अब सर माइनिंग प्रोसेस मतलब व्हाट? अरे भाई, जनरेट करने में माइनिंग करते हैं और देते समय भी माइनिंग करते हैं। ऐसे मान लो कि एक जो बिटकॉइंस है वो एक नॉब है, ये नॉट है, एक गांठ है, एक फार्मूला और करके अपना सब बना हुआ है। तो जब हम बिटकॉइन को बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन करते हैं, ये बहुत डिफिकल्ट से बनता है। बिटकॉइन बनाना बहुत डिफिकल्ट है। तो पहले जब बना इतने डिफिकल्ट से था, तो इसको खोल कर फिर से बांधना पड़ता है, ऐसे कुछ समझो। फिर इसको खोला जाएगा, ऐसे समझो, पूरा बिटकॉइंस का जो तरीका था, जो बना था, फिर खोलने के बाद फिर इसको एक दूसरा नॉट लगाते हैं, ऐसे समझो जैसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। और ये पूरा प्रोसेस जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और तब जाके ये बिटकॉइन उड़ के दूसरे के पास जाता है। अब इस पूरे प्रोसेस को, पूरे एल्गोरिथम को खोलना, फिर एल्गोरिथम को सेट करना, बहुत ही टेक्निकल है। इसके लिए भी मैंने बोला डेटा माइनिंग किया जाता है। अब इस काम के लिए ये कंप्यूटर वाली कंपनियां हैं जिनके अपने बड़े फास्ट कंप्यूटर है, वो करते हैं। अब जो करता है, अब मान लो ये वाली कंपनी ने किया 1 मिनट 1 सेकंड में, इसने 1 मिनट 2 सेकंड में, इसने 1 मिनट 30 सेकंड में, इसने 1 मिनट 4 सेकंड में। सबसे पहले किसने किया? ए वाले ने। ए वाले को उसका कमीशन मिलेगा और यही माना जाएगा मालिक इसके ट्रांजैक्शन के कमीशन का, ना कि ये, क्योंकि ये लोग देर में हुए। तो जो सबसे पहले कर लेगा उसी को उसका कमीशन जाता है, और कमीशन भी बिटकॉइंस में जाता है। तो सर मान लो अगर 1 बिटकॉइन दिए हो आप, तो मतलब 0.99 बिटकॉइन मान लो गया, और इस बंदे का 0.01 बिटकॉइन इसका हो गया। कुछ इस तरीके से पूरा सिस्टम काम करता है बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन में। तो बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन में जो कमीशन होता है वो भी किस फॉर्म में मिलता है? बिटकॉइंस में। ये मैंने मान लो 0.01 कमीशन है, इस तरीके से करेगा। कुछ समझ में आई बात? अब बात ये होती है, ये कंपनियां एक दूसरे को देख रही हैं क्या? हाँ,
क्योंकि ओपन लेडजर है ना। किसके किसके बीच क्या ट्रांजैक्शन चल रहा है इनको पता है क्या? हाँ, यही तो ब्लॉकचेन की खूबसूरती है। ये सब कुछ ओपन है, कोई दो लोगों के बीच चीज नहीं चल रही है, खुल्लम खुल्ला चल रहा है। अगर दो लोगों के बीच होता तो चीजें बंधी होती। ओपन है, बंधा नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हर कोई एक दूसरे को देख रहा है किसके बीच में क्या ट्रांजैक्शन चल रहा है। यही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। मुझे पता है आप में से कई लोगों को अभी ठीक से और नहीं समझ में आया, कुछ और आप एग्जाम्पल चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अरे मुझे पता है, अभी कोई मुझसे कुछ नहीं पूछेगा। मैं फिर कह रहा हूं, जब सारे आंसर अपने आप आएंगे तो आप उससे क्यों पूछ रहे हैं? मैंने ही आपको बोला, अभी आप ऐसे सबको ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आया, आपने थोड़ी ना बोला। पेशेंस रखिए। क्या नाम है तुम्हारा? विकलेश। विकी? विकी मेरे छोटे भाई का नाम है, चलेगा? देखो मैं ना विकी को, ताऊ जी का बेटा है ना, मैं अकेला, वो भी अकेला, वो मेरा छोटा भाई, ठीक है। अच्छा, बड़े दिन बाद उसकी याद आई। चलो अच्छा है तुमने याद दिलाया। घर में वो भी एक शख्स है, वैसे बोल नहीं पाता है, थोड़ा उसके साथ दिक्कत है, मेंटली वो है ना। होते नहीं कुछ बच्चे घर में एबनॉर्मल होते हैं, वो कुछ वो होता है, क्या नाम है, अरे वो क्रोमोसोमल एवरेशंस वाले केस होते हैं, वो क्लिनफिल्टर सिंड्रोम्स, एडवर्ड्स, पटाऊ, वो एक सिंड्रोम है, ठीक है। जैसे मंदबुद्धि है ना, इनको पागल नहीं बोलते, इनको सिंड्रोम्स बोलते हैं। ये एबनॉर्मलिटीज होते हैं, इनसे कोई बीमारी नहीं होती। इन बच्चों का केयर स्पेशली करना पड़ता है, अलग से करना पड़ता है, ठीक है ना। स्पेशल चिल्ड्रन चाइल्ड्स होते हैं। तो ताऊ जी का मेरा बेटा जो उनका है वो वही है। ताऊ जी का बेटा है तो मेरा तो कजिन ही हुआ ना, ठीक है। हाँ तो विकी याद आ गया ना, हम इमोशनल आदमी हैं, याद आ गया भाई, तो क्या करें। ओके, अब कहानी आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं विकी को 10 रुपए दे, चेयर भी कभी कभी नीचे चला जाता है, कैमरे के सामने दिक्कत ना हो भाई, कुछ बच्चे उधर भी। देखिए जो सीधा है उसको हर कोई परेशान करता है, कुर्सी भी मेरे साथ ही करती, क्योंकि उसको पता है सीधा आदमी है। टेढ़ा मेढ़ा आदमी होगा, उसको पता कुर्सी उठा फेंक देगा टेढ़ा मेढ़ा आदमी, ये बेचारा उसी को एडजस्ट कर करके बढ़ा उठा बढ़ाएगा, चलेगा। तो विकी को मैं 10 रुपए देने जा रहा हूं, सब लोग देखेगा मेरे सामने, ऑनलाइन में देखेगा 10 ही रुपए है ना, क्योंकि ऑनलाइन भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, हम बता रहे हैं। अभी ऑनलाइन लोग भी हमको जवाब देंगे, ठीक है। देखिए अब मान लो हमको अगर 10 रुपए विकी को देना है, अभी ये वाला नहीं दे रहा हूं, जनरली देना है, तो क्या होगा, मैं ठहरा 1 पार्टी, विकी ठहरा 2nd पार्टी, हमको लाना पड़ेगा बीच में एक 3rd पार्टी, और जो ये प्रूव करेगा कि रवि सर विकी को 10 रुपए देने जा रहे हैं, समझना। अब वो 3rd पार्टी कौन है? बैंक, पेटीएम, आप समझ रहे हैं। वो ये कंफर्म करेगा ये रवि सर है और ये विकी है, और वो 3rd पार्टी के थ्रू ही जाकर ये चीजें हो पाएंगी। यही तो सिस्टम हम लोग यूज कर रहे हैं। ब्लॉकचेन अभी आया कहां है, यही कर रहे हैं ना। अगर यहां ब्लॉकचेन होता तो कैसे काम करता। अब देखो मान लो क्यों, हकीकत है, मैं विकी को 10 रुपए दे रहा हूं। विकी इधर आना बच्चा, है ना, इधर आओ, इधर आना, चप्पल पहन लो, हाँ कैमरे के सामने, इधर इधर सब लोग देखो, विकी को मैं 10 रुपए दे रहा हूं, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, सबको देखो, सब मैं 10 रुपए दे रहा हूं। विकी बैठ जाओ बच्चा, है ना, बैठ जाओ, है ना, 10 रुपए लेके जाओ, बैठ जाओ, बाद में भी हम ले लेंगे, खुश मत होना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, विक्की को मैंने 10 रुपए दिए। अब विक्की बोलो सर आप हमको नहीं दिए हैं, नहीं दिए, है ना। सब लोग सुन लो कैमरे पे, ये बोल रहा है, विक्की बोल रहा है सर आप हमको नहीं दिए हैं। ये बताओ विक्की सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? बहुत सही, कोई नहीं बोलेगा सही बोला, गला घोट दूंगा मैं, ठीक है। विक्की को हमने 10 रुपए दिए और विक्की कह रहा है सर आपने नहीं दिए, और सबको पता है, कैमरे में सबने देखा मैंने दिया था, और सबको पता है विक्की झूठ बोल रहा है।
जानते हो क्यों सबको पता है झूठ बोल रहा है? क्योंकि जब रवि सर ने 10 रुपया विकी को दिया था, उस समय इस क्लास में ये सारे 200 बच्चे और सारे 5000 बच्चे ऑनलाइन जो हमको देख रहे हैं, ये सारे के सारे बच्चे जो हैं वो उस समय देख रहे थे कि रवि सर ने ओपनली 10 रुपए दिया है। इसमें किसी को प्रूफ करने की जरूरत क्या है? ये तो एकदम खुले बही खाते की तरह, ओपन लेजर की तरह सिस्टम था और सबने खुद ही देखा, अपने आप ही प्रूफ हो गया 10 रुपए विकी को दिया गया है। इसमें किसी की जरूरत ही नहीं थर्ड पार्टी की, क्योंकि खुल्लम खुल्ला काम हो रहा है ना। इसमें कोई प्राइवेसी सिक्योरिटी कहां रहेगी? कुछ समझ में आया? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बिल्कुल इसी तरह से काम करती है, एक ओपन लेजर की तरह। अब जैसे इस क्लास में आप लोग बैठे हुए हैं, तो ये मेरी क्लास का नेटवर्क है ना। जैसे आप एसबीआई बैंक के नेटवर्क में यूजर आईडी पासवर्ड डाल के आप एसबीआई बैंक के अंदर जाते हैं, इस समय मैं कह सकता हूं आप सब इस क्लास के डोर के अंदर एंटर करने के बाद आप मेरे नेटवर्क में है ना। तो इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होता है, उस नेटवर्क में मौजूद हर कोई एक दूसरे को देख रहा होता है, एक दूसरे का डेटा हर कोई एक्सेस कर रहा होता है। इस बच्चे का डेटा इस बच्चे के पास होता है, इस बच्चे का डेटा उस बच्चे के पास होता है, उस बच्चे का डेटा उस बच्चे के पास होता है, हर बच्चे का डेटा हर बच्चे के पास होता है। यह है ब्लॉकचेन। नई बात समझ गए? सुनो, अभी 10 मिनट एप्लीकेशन ही बोलना है। अब मान लो विक्की को 10 रुपए दिया, अपने आप प्रूफ हो गया, ठीक है। मान लो बच्चों विक्की का कंप्यूटर हैक हो रहा है और इस समय इस क्लास में सब लोगों के पास एक ही कंप्यूटर है, सब लोग इस कंपनी को मार, अभी ये समझो मेरी कंप्यूटर की कंपनी है, साइबर कंपनी है, और ये मेरे 200 एम्प्लॉई हैं और ये 5000 ऑनलाइन वाले बच्चे हैं जो मेरे एम्प्लॉई हैं, और सब लोग एक दूसरे के साथ कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने उस पूरी कंपनी को ब्लॉकचेन से बना रखा है, जोड़ रखा है। हर कोई एक कंप्यूटर के साथ अपने आप को एक ब्लॉक समझिएगा। तो 5000 वो और 200 ये मिलके 5200 बच्चे हैं जो एक ही कंप्यूटर से एक ही साथ जुड़े हुए इस कंपनी के अंदर। कहानी समझ आ रही है? और यहां सबको पता है कि 5200 बच्चे, सारे के सारे बच्चे कंपनी में अगर ब्लॉकचेन से जुड़े हैं तो सारे 5200 बच्चे सारे 5200 बच्चों का इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये टेक्नोलॉजी की खासियत है। जब आएगी तो ऐसा ही होगा। अब क्या होगा? मैंने कहा कि विक्की का कंप्यूटर हैक किया जा रहा है, एक हैकर है या विक्की का कंप्यूटर हैक कर रहा है। सुनो, वो हैक कर ही नहीं पाएगा। पूछो कैसे? अगर आप विक्की का कंप्यूटर हैक कर रहे हैं तो उस समय विक्की का इंफॉर्मेशन तो 5200 सबके पास है ना, सब लोग इस जगह इस नेटवर्क पे है ना, तो विक्की का कंप्यूटर कहां हैक हो पाएगा? क्योंकि विक्की का इंफॉर्मेशन विक्की के कंप्यूटर के साथ हर किसी के 5200 बच्चों के कंप्यूटर पर है ना, क्योंकि ब्लॉकचेन है ना। इसका मतलब सर अगर विक्की के इंफॉर्मेशन को अगर हैक करना है तो एक साथ इस कंपनी में 5200 कंप्यूटर सब में से विक्की का डेटा हैक करना पड़ेगा, तब जाके पूरा विक्की का डेटा हैक होगा। लेकिन सुनो, एक कंप्यूटर को तो हैक करना इतना आसान है नहीं, इकट्ठे 5200 कोई कर पाएगा? सर साइबर सिक्योरिटी अपने आप हो गई, कोई साइबर थ्रेट ही नहीं होगा, कोई साइबर हमला ही नहीं हो सकता उस कंपनी में। नहीं समझ में आएगा? चलो हमने कहा मान लो कि अचानक, विक्की बुरा मत माना, ठीक है, विक्की के कंप्यूटर में आग लग गई, फूक गया, राख भी नहीं बचा, यहां कुछ था। विक्की टेंस, सर शॉर्ट सर्किट हुआ, मेरे कंप्यूटर में फायर हो गया, सर खत्म हो गया, अब क्या करें सर? विक्की को बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। मैं कहूंगा विक्की सुनो, दूसरा कंप्यूटर तुम्हारे लिए लाके दिया जा रहा है, ठीक है। अब विक्की बताओ कितने बजे आग लगी थी? 2 बजे सर। अब 2 बजे 5200 लोगों में से कितने लोग थे जो उस नेटवर्क में थे और कुछ काम कर रहे थे इस कंपनी में? तो पता चलेगा 300 लोग कंपनी में रात भर रुके हैं और काम किए हैं, और 400 लोग, आप समझ रहे मैं क्या बता रहा हूं, और है कुछ काम के, कुल मिला के नहीं ज्यादा हो जाएगा, 200-300 लोग हैं 5200 जो कंपनी में थे और काम कर रहे थे। इसका मतलब जिस समय शॉर्ट सर्किट हुआ था और विक्की के कंप्यूटर में आग लगी थी, उसमें उस 300 लोगों के पास, सबके पास विक्की का डेटा है, जो लोग उस नेटवर्क में थे। तो दूसरा कंप्यूटर लाया जाएगा और उस डेटा उस कंप्यूटर में से ले लिया जाएगा, तो सर इस हिसाब से थीटा का लॉस भी कभी नहीं होगा। नई बात समझ में? अब बताओ, साइबर सिस्टम अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आती है तो कितना बढ़िया हो जाएगा ना? बोलो हाँ। यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक तरफ आप क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन में देख रहे हैं, दूसरा साइबर सिक्योरिटी में, वहां इकोनॉमी देख रहे हैं, यहां बच्चा साइबर सिक्योरिटी देख रहे हैं। एप्लीकेशन सुनिएगा,
आपके पेपर में यूपीएससी ने पूछा 2020-21 वाले में कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ओनली यूज फॉर क्रिप्टो करेंसी, सही लिखा था या गलत लिखा था? अभी तो आप साइबर सिक्योरिटी भी बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, पहली बार क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन में न्यूज में आया था, लेकिन साइबर सिक्योरिटी भी तो कर सकता है ना। और एग्जांपल बताता हूं, आप सबको पता है कि पीएम केयर फंड बना है। अगर मैं ये पूछूं पीएम केयर फंड में से कहां से कितना पैसा कौन कौन दिया है, और कहां कितना पैसा, उस पूरे पैसे को जो कि कोविड के लिए लोगों ने प्रधानमंत्री पर ट्रस्ट करके दिया था, उसका एक एक पैसा कहां कितना खर्च हुआ है, किस हॉस्पिटल को कितने करोड़, कितने बेड, कितने ऑक्सीजन सिलेंडर दिए गए हैं, हमें वो डेटा चाहिए, ताकि हाँ लगे कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो लिटरली बहुत ही ओपन है और सब कुछ ओपनली करते हैं, कुछ भी हिडन नहीं करते हैं। क्योंकि चीजें हिडन करने में करप्शन होंगी ना, अब ब्लॉकचेन करप्शन होने नहीं देगा, चीजें हिडन होंगी नहीं। सर हम समझ गए आप कहना क्या चाह रहे हैं। पीएम केयर फंड को ब्लॉकचेन से जोड़ दीजिए, पूरा भारत देख रहा होगा एक एक रुपया पाई कहां खर्च हुआ है। ये 40 अगर यहाँ पे बेड लगे और 50 ऑक्सीजन सिलेंडर गए हैं तो उस पर कितना खर्चा हुआ, उस हॉस्पिटल में हर आदमी देख रहा होगा, पूरा भारत की जनता देख रही होगी। एक भी सिलेंडर नहीं आया है, या सारा का सिलेंडर आया, सारा बेड आया, एक भी नहीं आया, या पैसा खा लिया गया है। सर ये तो इंडिया अपने आप करप्शन फ्री बनने लगेगा। एग्जैक्टली भारत के एक फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनका नाम था श्री अरुण जेटली साहब। अब तो ही इज नो मोर बिकॉज ऑफ कैंसर ही डाइड। और उसी के बाद आपकी आती हैं ये जो हाँ ये जिसको आप लोग जानते हैं, ठीक है। आज तक ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर हमारे देश को कभी नहीं मिला। मैं अरुण जेटली साहब की बात कर रहा हूं। तुम जान के 3 लाते हो ताकि मैं एक तुमको दे देना, चालू हो तुम, है ना? तुमको पता हम दुइये खाते हैं, ले जाओ इसको। देखिए अरुण जेटली साहब जो थे वो बहुत अच्छे आदमी थे और वो चाहते थे कि जो देश है वो तरक्की करे और देश में जो करप्शन है वो सब ना हो, है ना? इसीलिए वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लाने की बात कर रहे थे। और वो बोलते थे कि ब्लॉकचेन जैसी अगर टेक्नोलॉजी आएगी तो देश में हर तरह का डेवलपमेंट हो जाएगा, करप्शन फ्री इंडिया हो सकता है। इसीलिए मैं अरुण जेटली साहब की बड़ी इज्जत करता हूं। कमाल की चीज थी वो, मतलब कमाल की सोच थी वो। देखो मुंह में बिस्किट जाने से ऐसा हुआ है। ऑनलाइन बच्चे भी समझ गए, हाँ सर को बड़ी भूख लग गई होगी, तो 3 घंटा लगातार नॉन स्टॉप। क्योंकि मेरे ऑनलाइन की 11 घंटे की मैराथन क्लास में लोगों ने यही कंप्लेन किया था, तुम ब्रेक लेके 2 घंटे के बाद तुम चुस्की लेकर आए होते, क्या दिक्कत था, है ना? उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आदमी ब्रेक नहीं ले रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। वो भी प्रॉब्लम है कि मैं चाय क्यों पिया, इलायची वाला नहीं है, ठीक है? अब सुनो, तो अरुण जेटली साहब लिटरली कमाल का काम। वो बोले भाई ऐसा है, अगर हम जैसे मान लो कोई प्रोग्राम आता है बच्चों, अब देखो सोशल स्कीम्स आते हैं, कोई सोशल स्कीम आता है, उसकी फंडिंग है, मनरेगा का पैसा है, कोई सड़क बनना है, A to Z कितना खर्चा कहां पर हो रहा है सोशल स्कीम्स में, या आपके प्रधानमंत्री साहब जो है गरीबों को कुछ पैसे बांट रहे हैं। जैसे नहीं, जब इलेक्शन आया था तो एक एमपी में एक सीएम के लिए कमलनाथ कह रहे थे हम 1500 रुपए पैसा बांटेंगे पर महीना, एक मामा जी थे वो 3000 बांटेंगे, है कि नहीं? लिटरली ये पैसा सही जगह बट रहा है नहीं बट रहा, हाथ में जा रहा है कि नहीं जा रहा, उसको जोड़ दीजिए आप ब्लॉकचेन से। कोई आईएएस ऑफिसर है वो चाह रहा है कि फाइल रोका हुआ है, उसको कमीशन का वेट कर रहा है, सुनो पूरा देश देख रहा है यहाँ फाइल रुकी हुई है। सर तो आदमी तो 1% कुछ कर ही नहीं पाएगा सर। कहीं का कोई सीमेंट आकर यूज हो रहा, उसको इतना पैसे दिए गए, तो फिर ये ब्रिज क्यों गिर गया? उस सीमेंट में उल्टा सीधा था, उस आदमी ने पैसा खाया है। A to G सारी चीजें, सारे करप्शन, सारी चीजें प्रूफ हो जाएंगी, क्योंकि सारी चीजें हर कोई देख रहा होगा ना। जो सरकार के ई गवर्नेंस प्रोग्राम है, सोशल स्कीम्स हैं, वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, पूरा पॉलिटी गवर्नेंस, पूरा सोशल इश्यूज, पूरी इकोनॉमी, पूरी साइबर सिस्टम, सब कुछ हम सेफ और सिक्योर रख पाएंगे किससे?
ब्लॉकचेन से। समझा ले क्या हूं? तो आपके पेपर में कह रहा है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिर्फ साइबर सिक्योरिटी के लिए होगा, सॉरी वो क्रिप्टो करेंसी के लिए होगा, इज इट? अब आपको समझ, अब सोचो अरुण जेटली साहब कितना दूर का सोचते थे ना, महान काम है। बेटा 2 लोग हैं, उनसे जा पूछ लो, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। अपोजिशन में है ना। यहां तो ये होता है कि जब ये जीएसटी लाएंगे तो गलत है, वही वो लाएंगे तो सही हो जाएगा, वो अब हल्ला करेंगे ना। और देखो दोनों हैं चोर, दोनों की पार्टी में है चोर, इसे बोलने की जरूरत नहीं है। दोनों की पार्टी में मर्डरर, रेपिस्ट सब आप जानते हैं, और सबको पता है ये चीजें क्यों नहीं आ रही हैं। तो बच्चा इतना खुल के ना बोलो, हम अध्यापक हैं, कैमरा चल रहा है, कोई काट के कहीं डाल दिया तब दिक्कत। तो जहां मिसयूज होगा वहां मत जोड़ो ना। तुम देश के इंटरनल सिक्योरिटी का डेटा इसमें जोड़ोगी कि हर किसी को पता चले हमारा आर्मी का कहां क्या लगा हुआ है। तो जहां जरूरी वहां जोड़ेंगे, जहां नहीं जोड़ेंगे। जहां करप्शन हो सकता बचाना वहां जोड़ लो। तो वही तो हम कह रहे हैं ना बच्चा, एबीसीडी जो कंपनियां थी सब ओपन लेजर की तरह देख रही है ना, हर किसी को पता है ट्रांजैक्शन चल रहा है ना, क्योंकि ये ब्लॉकचेन से जुड़ा हुआ है। इंडिया चीजें लेकर आएगा, इन जगहों पर लेकर आएगा। इंडिया ना तो ब्लॉकचेन और बिटकॉइंस पे कुछ नहीं कर रहा है। इंडिया बता रहा होगा इस तरह की टेक्नोलॉजी को हम स्कीम्स और प्रोग्राम से लाएंगे, वहां पर ऐसा होगा। कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन में होता है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ब्लॉकचेन के अंदर जुड़ना नहीं होता है। जब कंपनी से आया वो तभी तो कंपनी को 23 लाख रुपए हम दिए हैं, फोकट में थोड़ी दिए हैं उसको। कॉम्प्लिकेटेड है तभी तो हर किसी के बस का नहीं है। ऐसा है, बिटकॉइन खरीदने और बेचने वाली कंपनियां हैं जो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी। हाँ बोलो बच्चा। बिटकॉइन से अच्छा शेयर मार्केट है, इसका क्वेश्चन उम्मीद है कि आप इकोनॉमी वाले टीचर से जरूर पूछेंगे। आरबीआई के नॉर्म्स भी आप उनसे जरूर पूछेंगे इकोनॉमी वाले टीचर से, सर ये आना चाहिए नहीं आना चाहिए, इसके क्या प्रॉस है, इससे क्या कॉन्स है, भारत सरकार इसके लिए क्या कर रहा है, ये इलीगल करेंसी है, लीगल करेंसी है, दुनिया में क्या है क्या, ये सब इकोनॉमी वाले बताएंगे। हम बताएंगे भाई क्रिप्टो करेंसी जो है कंप्यूटर एल्गोरिथम है, इस टेक्नोलॉजी के द्वारा बनता है। ट्रांजैक्शन इकोनॉमी वो बताएंगे तुम्हारी इकोनॉमी वाले। हमको कुछ नहीं सुनाई दे रहा, अभी एकदम नहीं सुनाई दे रहा, एकदम बहरे हो गए हैं 2 मिनट के लिए। हमको बढ़ने ही नहीं दे रहा कोई, सब कोई प्रोपेगेंडा चल रहा है। अगला हेडिंग डालो, वेब जनरेशन। हमको कुछ नहीं सुनाई। 10 दो पहले 10 रुपया मना कर दिया आपने। मना कर दिया मतलब तुम बिकी रख सकते हो, मेहनत का पैसा है, ठीक है, तुम्हारा नहीं नंबर 2 का। तुम लोग तो आईएएस बन के पता नहीं 2000 करोड़ 500 करोड़, ओ माय गॉड। यहां तो 10-10 रुपए करके समुद्र बना रहे हैं, और समुद्र कहां बन पाएगा, तालाब तो भर नहीं पाएंगे कभी जिंदगी। तुम लोग तो झरना एक साथ ही फूट के आएगा, धर 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 धर। अरे बच्चा अब क्या है, क्या बोले हम, देख रही हो ईमानदार था मार दिया सब उसको बिहार में। अब क्या बताएं हम, आदमी करप्शन कर लेगा फिर क्या करेगा, जान रहेगा तब तो क्या हो रहा है, सिस्टम है ऐसा है। आइए 1 मिनट, वेब जनरेशंस। हम तो चाहते हैं भगवान आप लोग बहुत अच्छा आईएएस ऑफिसर बनिए, देश आगे बढ़े, क्योंकि अगर आप लोग भी ऐसे हो गए तो पीछे की जनरेशन तो ऐसी ही आ रही है, इस देश का क्या होगा। वैसे भी आज 75 साल के बाद हम लोग गांधी और अभी सावरकर में ही भिड़े हुए हैं, वो सही थे या ये सही थे, क्योंकि उसी में हम लोग बिजी कर दिए गए हैं। आगे का तो सोच ही नहीं पा रहे हैं, देश में आगे क्या किया जाए। गांधी और सावरकर में लेके लड़े हुए हैं। आइए बेवकूफ बेचारे, वो सोचे कि हम लोग का देश खुशहाल रहेगा, आज उन्हीं के नाम पे लड़े जा रहे हैं। वो ऐसा चाहते थे, वो ऐसा चाहते थे। हाँ तो शांति तो दोनों चाहते थे ना, वो तुम क्यों नहीं चाहते हो। चलो बच्चों, अब हम लोग आते हैं वेब जनरेशंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और शायद आपने सुना होगा वेब 3.2 आपके पेपर में आ भी चुका है, शायद 2020-22। काफी लोगों को हवा नहीं लगा। वैसे ये टॉपिक करंट अफेयर्स का था, मैंने बोला ना आपके पेपर में
10 to 20% क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आते हैं। ये करंट अफेयर्स था, जो कि मैं झूठ नहीं बोलता, ये मेरी आदत है। वेब 2.0 ये 2021-22 में न्यूज में होता और ये 21-22 में न्यूज में होता और 22 में क्वेश्चन पेपर में रहता भी है। अब देखो, पहले मैं आपको वेब 1.0 पे लेके चलता हूं। पहले बताओ, आप लोग वेब समझते हो? कितने बच्चे जो वेब नहीं समझते? ओ माय गॉड, क्या बताएं हम। ऐसा है, ये जब हम गए थे कहां, Amazon.com, तो क्या हुआ सर, जब आप Amazon.com पे गए तो इंटरनेट तो काम किया नहीं, इसलिए सर कुछ खुला नहीं। बात तो ठीक है, आपकी किस्मत खराब है, सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। जब हम Amazon.com पर जाते हैं या हम Facebook.com पे जाते हैं, तो जब हम Amazon.com या Facebook.com पे जाते हैं तो क्या खुलता है? उस वेबसाइट पर आप जाते हैं तो जो खुलता है उसी को वेब पेज कहते हैं। अब भी नहीं समझ में आया? जब आप वेबसाइट पर जाते हैं तो जो खुलता है वो क्या कहलाता है? वेब पेज कहलाता है। उसी वेब पेज की जनरेशन हम बात कर रहे हैं। जो आपका नहीं खुला है तो हम क्या करें? गई आपकी भैंस पानी में। अच्छा खासा हम लोग NFT आपको दिखाने वाले थे, आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी। ना ना, वो सब नहीं। सब लोग चाह रहे हैं अच्छी क्लास हो। अच्छा, अब क्या, आप तो समझ गए, अब क्या खोलें? देखिए, इतना तामझाम तो हम भी नहीं करेंगे भाई। इतना जान लीजिए कि जैसे मान लीजिए मैं फेसबुक पे गया हूं, ये तो खुल जाना चाहिए। जैसे ही facebook.com पे मैं जाता हूं, आप सबको पता है यहां पे उसका यूजर आईडी और पासवर्ड मिलता है ना? आपने डाला, डालने के बाद जो चीज खुल रही वो क्या है? फेसबुक का वेब पेज है, ठीक है ना? आप सब समझ रहे हैं क्या? इंस्टाग्राम पे जाते हैं, इंस्टाग्राम का पेज खुलता है। एवरीबॉडी क्लियर? अब सुनो, दुनिया में जो पहला वेब पेज था, दुनिया में जो पहला वेब पेज बना वो वेब 1.0 था। अब आप समझ गए वेब पेज क्या बता रहा हूं? जो वेब 1.0 था, इसमें था क्या बच्चों? इसमें जो ऑप्शंस थे वो था, सिर्फ रीड का ऑप्शन होता था। वेब 1.0 में सिर्फ और सिर्फ रीड का ऑप्शन होता था। अब सर, ये रीड का ऑप्शन मतलब आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ सकते थे, और ये डिजिटल था। मतलब आप एक डेस्कटॉप या लैपटॉप लीजिए और उस पर एकदम न्यूज़पेपर की तरह वो लिखा आएगा स्क्रीन पर। तो सर, क्या हम उसमें कुछ और नहीं कर सकते थे? बिल्कुल नहीं। तो सर, ये तो फिर एक न्यूज़पेपर ही हो गया। हाँ, पर वो डिजिटल फॉर्मेट में था। हाँ, नहीं समझे? एकदम समझ जाओ आप। उसी तरह जैसे आपके पास हिंदू न्यूज़पेपर है, इंडियन एक्सप्रेस है, और वो सीधा हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस जो है आपकी स्क्रीन पे आता है। हिंदू न्यूज़पेपर और कहाँ आता है? आपकी स्क्रीन पे आता है, और उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ उस डॉक्यूमेंट को आप पढ़ सकते हैं। बात समझ में आ गई? अब सुनिएगा, सबको पता है आज जो हम लोग वेब पेज यूज करते हैं उसमें इसके अलावा और भी ऑप्शन होते हैं। इस वेब पेज में आप कुछ लिख नहीं सकते थे, इस वेब पेज को आप लाइक नहीं कर सकते थे, आप शेयर नहीं कर सकते थे, आप अपनी ओपिनियन या कमेंट नहीं दे सकते थे, आप उसको एडिट नहीं कर सकते थे। लेकिन आगे चलकर जो वेब 2.0 आया, इसमें सिर्फ रीड ही नहीं था, इसमें बच्चा राइट भी था। अब आप लिख भी सकते थे, और रीड के साथ राइट ही नहीं, आप इसके साथ लाइक भी कर सकते हैं, इसके साथ शेयर भी कर सकते हैं, इसके साथ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब जो ऑप्शंस आपको मिले हैं, ये सारे के सारे ऑप्शन आज जो वेब पेज है उसमें आपको मिल रहा है। इसका मतलब सर, आज जो हम वेब पेज यूज कर रहे हैं वो वेब 2.0 ही है। मेरी बात समझ में आई? आप अपने दिमाग में फेसबुक बैठा लो बस, या अपने दिमाग में, चलो हम एग्जाम्पल लिख देते हैं ना, ताकि जब मैं बोलूं आपके दिमाग में आ जाए, अच्छा अच्छा फेसबुक।
इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत ही कॉमन है, करीब करीब सभी इसको यूज कर रहे हैं। इस तरह और भी चीजें। अब एक बात बताओ, जब कोई फेसबुक का कोई मैसेज होता है, इंस्टाग्राम पे जब मैं कोई रील्स या कोई शॉर्ट या कुछ बना रहा हूं, उन सबके पास होता क्या है आप उसको लाइक कर सकते हैं, आप उसको शेयर कर सकते हैं, आप उसमें कमेंट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। आज हम वेब 2.0 ही यूज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए वेब 1.0 और 2 में क्या कंपैरिजन है। अब हम लिए चलते हैं वेब 3.0 की तरफ, समझते जाना। और वेब 3.0 आपके पेपर के वीडी का क्वेश्चन था कब? 2020-22 में। अब एक नया वेब पेज, उस नए वेब पेज का नाम है वेब 3.0। 3.0 मत बोलिएगा कभी, वेब 3.0। XUV 700, XUV 500, XUV 400, XUV 300। डोंट टेल मी 700 and 400, 500, ठीक है? फालतू बेइज्जती मत कराइएगा मेरी, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, जो वेब 2.0 है उसमें आप सबको पता है रवि सर भी यूट्यूब पे आते हैं, वीडियो बनाते हैं, इंस्टा पे भी आते हैं, सबको पता है ना? तो रवि सर जो फेसबुक और यूट्यूब और इंस्टा वगैरह पे आते हैं और इस पर रवि सर जो फाइल अपलोड करते हैं, वो फाइल जो अपलोड होता है उसका क्या एग्जीक्यूटिव राइट भी रवि सर का होता है? कम ही बता रहा हूं 2.0 की। सर मैं नहीं समझा, क्योंकि आपके चेहरे का एक्सप्रेशन देख रहा है, सर मैं नहीं समझा एग्जीक्यूटिव राइट का मतलब क्या है। कोई बात नहीं, मैं फेस रीड करना जानता हूं, टेंशन मत लीजिए, मैं बताता हूं। ऐसा है कि एग्जीक्यूट का मतलब होता है कि मेरा उस वीडियो को मैंने बनाया, पर मैं उसका मालिक ही नहीं। उसका मालिक तो यूट्यूब है, क्योंकि मैंने उसको दे दिया। उसका मालिक तो फेसबुक है, मैंने वो उसको दे दिया। उसका मालिक तो इंस्टाग्राम है, मैंने उसको दे दिया। यानी सीधा कहने का मतलब, अब वो मेरे वीडियोस को चाहे जहां जिस जगह दिखाए, जिस जगह कमाए, जो करना करे, आप समझ रहे हैं, पूरा एग्जीक्यूट राइट उसका है। ये मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि काम मेरा, मेहनत मेरी, मजे यूट्यूब ले रहा है, मजे फेसबुक कर रहा है। तो इसका सीधा मतलब है कि एग्जीक्यूटिव राइट नहीं था। तो फिर क्या किया जाए? एक नए जनरेशन की तरफ चलने के बाद फिलहाल अभी इस जनरेशन पे हम पहुंचे नहीं है, लेकिन आगे आने वाले 2027 तक, तब तक तो 2-3 अटेम्प्ट आपके हो ही चुके होंगे। 27 तक ऐसा माना जा रहा है शायद इस तरह के वेब हम यूज कर रहे हो, या शुरुआत हो चुकी है वेब 3.0 का। वेब 3.0 में क्या होगा, यहां पर आपको सिर्फ रीड का ही ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। ध्यान देना बच्चों, सब समझोगे, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं ना समझा पाऊं, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप कोशिश करो और ना समझ पाओ। ये दोनों के लिए अप्लाई होता है, दोनों मेहनत पूरी करेंगे समझने और समझाने के लिए। पहला हो गया रीड, दूसरा हो गया राइट। ये तो आपने सर वेब 2.0 तक ही बताया था। अब मैं एक चीज और लिख रहा हूं बच्चा, एग्जीक्यूट भी। भैया एग्जीक्यूट मतलब आपके कंटेंट का आप पे हक दिया जाएगा, आप पे कंटेंट का मालिक आप होंगे। समझ में आ रही बात? आप पे कंटेंट के मालिक आप होंगे। अब बात ये होती है, आप पे कंटेंट का मालिक आप कैसे होंगे? सीधी बात, अगर इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लगा दिया जाए। ओ तो सर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो ऐसी सारी चीजों को डिसेंट्रलाइज कर देता है। अभी क्या है, अभी जो वीडियोस और चीजें आप अपलोड कर रहे हैं वो यूट्यूब हो गया, यूट्यूब अपना सेंट्रलाइज हो गया, उसने सारी चीजों को लेके बैठ गया। नई बात समझ में आ रही है? अभी आपने फेसबुक पे डाला, फेसबुक सारी इंफॉर्मेशन को लेके बैठ गया, वो चीज सेंट्रलाइज हो गई। बात समझ में आ रही है? वो चीज क्या हो गई? सेंट्रलाइज हो गई। और अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर कोई वेब बनेगा तो वो सेंट्रलाइज होगा ही नहीं, वो डिसेंट्रलाइज्ड होगा। उसमें एक कोई मालिक हो ही नहीं सकता। तो यहां पर कोई भी चीज किसी का अपना पर्सनल हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और ये जनरेशन पर आधारित जो वेब आएगा आगे आने वाले भविष्य में, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड होगा। इसीलिए मैंने कहा पहले ब्लॉकचेन पढ़ा लेते हैं, फिर वेब जनरेशन पढ़ाएंगे, आप तुरंत समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो होती है वो किस प्रिंसिपल पर काम करती है? डिसेंट्रलाइज पर। और अभी क्या चल रहा है? सेंट्रलाइज। फेसबुक तुम्हारा हो गया, इंस्टा तुम्हारा हो गया, यूट्यूब तुम्हारा हो गया,
सुनो, ये किसी का नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा ही रह जाएगा। फिर तो मेरा कंटेंट और डिसेंट्रलाइज रहेगा ये, मैं किसी एक को दूंगा ही नहीं। जिसको चाहूंगा उसको दूंगा, जिसको नहीं चाहूंगा हटा दूंगा, और फिर उससे मैं डील करूंगा अपने हिसाब से। अभी क्या हो रहा है, हम वो जो कह रहा है उसको मान ले रहे हैं, क्योंकि मालिक वो है। आगे क्या होगा, मेरे हिसाब से मैं चॉइस करूंगा, यूट्यूब तुमको चाहिए 5 रुपए, इंस्टा तुमको चाहिए 25 पैसा। आप नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूं। ये 5 रुपए 25 पैसे को सीरियसली मत लेना, ऐवे ही बोल दिया था। अब कुछ समझ में आ रहा है। अब बात ये होती है कि सर फिर ये 4 और 5 का क्या लॉजिक है। देखो 4.0 पे थोड़ा वेट करो, मैं आपको लिए चलता हूं पहले 5.0 पे। पहले मैं आपको लिए चलता हूं कहां, 5.0 पे। समझना बच्चों, समझा तो मैं ले जाऊंगा। एक बंदा है जिसका नाम है जैक डॉर्सी, शायद सुना होगा इस बंदे का नाम। ये ट्विटर का को फाउंडर था, ट्विटर का को फाउंडर है। इस बंदे का नाम मैं एक जगह और यूज करूंगा, बताऊंगा कहां। ये ट्विटर का को फाउंडर है, कौन, जैक डॉर्सी। जैक डॉर्सी इसका कहना है कि वेब 3.0 डिसेंट्रलाइज होगा, अच्छी बात है, लेकिन सुनो 100% डिसेंट्रलाइज नहीं हो सकता है। 100% डिसेंट्रलाइज्ड नहीं हो सकता सर। 100% डिसेंट्रलाइज नहीं हो सकता मतलब, उसी पे अभी हम आपको बताते हैं क्यों। मतलब वेब 3.0 भी बहुत अच्छा नहीं होने वाला, अच्छा होने वाला है पर 100% अच्छा नहीं होने वाला है। मतलब डिसेंट्रलाइज होने वाला है पर 100% डिसेंट्रलाइज नहीं होने वाला है। अब सर ये क्या मतलब है 100% डिसेंट्रलाइज नहीं होने वाला है, मैं बताता हूं। इसकी एक कंपनी है द ब्लॉक हेड, TBH, पूरा नाम है द ब्लॉक हेड, यही नाम होगा, चेक कर लेना, शायद 99% यही नाम है। द ब्लॉक हेड करके एक कंपनी है, ये बहुत सारे काम करती है और जी शोर से लगी हुई है, पूरी मेहनत से लगी हुई है, पूरी ईमानदारी से लगी हुई है एक ऐसे वेब पेज की तरफ जो 100% डिसेंट्रलाइज होगा। और वो 100% डिसेंट्रलाइज को क्या बोला जा रहा है, वेब 5.0। क्या बोला जा रहा है, वेब 5.0, यानी ये पूरी 100% डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता है। तो पहले तो मैं ये समझाऊं कि 100% डिसेंट्रलाइज क्यों नहीं है ये वेब 3.0। जैक डॉर्सी का क्या कहना है, कहानी आगे बढ़ाऊं, कहानी आगे बढ़ाऊं। 100% डिसेंट्रलाइज क्यों नहीं है, सुनो। आपको पता है इंटरनेट पे इस समय कुल बिग डेटा कितना है। अब सर ये बिग डेटा क्या होता है, देखो रोज इंटरनेट पे कुछ ना कुछ डेटा अपलोड होते हैं। देखो आज हजारों लाखों करोड़ों वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड हुए होंगे, देखो और हजारों लाखों इंस्टाग्राम पे वीडियोस, इंफॉर्मेशन, चैट, पिक्चर्स अपलोड हुए होंगे। देखो हजारों लाखों फेसबुक के मैसेज अपलोड हुए होंगे, लोगों ने क्रिएट किए होंगे, बनाए होंगे। तो इंटरनेट और बढ़ा ना, आज अपलोड हुआ। इस इंटरनेट को जो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, अपलोड हो रहा है, इसको हम कहते हैं बच्चा बिग डेटा। इसको हम कहते हैं बिग डेटा। अगर मैं ये देखूं हाउ मच डेटा ऑन इंटरनेट राइट नाउ, डेटा जनरेटेड एवरी डे, माय गॉड, हाउ मच डेटा ऑन इंटरनेट नाउ। तो कुछ जीटा बाइट वाइट में कुछ है, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आ गया कुछ डेटा। 175 जीटा बाइट डेटा इस समय इंटरनेट पे है। ये किसी दिन 2022 का कोई डेटा होगा। और क्या कह रहा है, अ जीटा बाइट इज इक्वल टू 1000 एक्स्ट्रा बाइट या फिर 1 ट्रिलियन गीगाबाइट्स। मत जाओ, बस समझ लो बहुत बड़ा है। एक्सप्रेशन समझना, माय गॉड, एक्सप्रेशन समझ लो कितना बड़ा है। अब जानते हो तो आज इंटरनेट पे कितना हर दिन बढ़ रहा है, आज ये और बढ़ चुका होगा। जल्दी बोलो, बढ़ा होगा कि नहीं बढ़ा होगा। डिजिटल बोर्ड का देखो फायदा हो रहा है, नहीं खुलता तो नुकसान तुम्हारा था। मेहनत करके इसको रोज इंटरनेट जोड़ के रखना,
अभी देख रहे हैं एनएफटी के सब कुछ डिजिटल एसेट्स दिखाऊंगा। अमिताभ बच्चन के पोर्ट्रेट्स कितने में खरीदा गया, वही एनएफटी। मजा आएगा, मजा आएगा। मतलब टॉपिक विल लुक लाइक, मतलब आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप सीख रहे हैं, और जब आप सीखते हैं तो मजा आता है। रवि सर की क्लास में 3 घंटे में इतने बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया और यूपीएससी के क्वेश्चन भी लग गए, जबकि हम नॉन साइंस बैकग्राउंड थे। बोलो हाँ। यहां पे आप लोग बहुत कम बोले हैं। हाँ, अच्छा, इतना बोला कीजिए कि यहां तक आवाज आए, ऑनलाइन भी लोग सुने, नहीं तो उनको लगेगा कि रवि सर बहुत बड़े फेंकू हैं। क्योंकि आजकल क्या है, फेंकू का ही तो जमाना है। आज दिखने वाला बिकता है, काम वाला थोड़ी ना बिकता है। चलिएगा, शुक्ला, सब ठीक है? साउंड गड़बड़ आ रहा है, थोड़ा सा कम कर लो, थोड़ा सा कम कर लो। तो हम ये कह रहे हैं कि कैसे 100% डिसेंट्रलाइज नहीं है। लॉजिक समझो, लॉजिक समझो। देखो, ऐसा है कि जितना भी इंटरनेट पे डेटा मौजूद है, मान लो इस समय 175 जीटाबाइट्स है, जानते हो बच्चा, 175 जीटाबाइट्स का लगभग 40-50%, शायद प्लस माइनस, और डेटा सिर्फ YouTube के पास है। किसके पास है? एक बार और, ये कह रहे हैं अगर 175 जीटाबाइट पूरा इंटरनेट पे डेटा है तो लमसम इसका 50% तो सिर्फ YouTube के पास है। बाकी जीमेल, याहू, आप समझ गए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब मिला के अलग। यानी इंटरनेट पे सबसे ज्यादा डेटा किसके पास है इस टाइम? और सबको समझ में आता है क्यों सर? रोज जितना वीडियो, जितना इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे आता है, उतना तो कहीं और नहीं आता है। इसका सीधा मतलब है पूरी दुनिया में जितना इंटरनेट अभी है उसका 50%, हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहे हैं, आप समझिएगा, नहीं तो नौकरी ले लीजिए, लगभग 50% के आसपास, 40-50 के आसपास होगा, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब का है। तो अगला जवाब क्या निकलेगा? माय गॉड सर, यूट्यूब इतना डेटा है इंटरनेट पे? हाँ, अब हम तुमको बताते हैं जैक डॉर्सी साहब क्या कहते हैं। जैक डॉर्सी साहब कहते हैं कि अगर मान लो रवि सर इस प्लेट पर एक वीडियो बनाते हैं, एक कंटेंट बनाते हैं, किस पर? इस प्लेट पर, भाई जिससे चाय पीते हैं, है ना, सॉरी, जिस पर चाय रखते हैं। तो आपको क्या लगता है ये कंटेंट पूरी तरह से नया है? अरे मैं तो नया बनाया हूं, एकदम फ्रेश कटलेरी, क्या बोलते हैं उसको? कटलेरी बोलते हैं। अच्छा, जानते ना, ये चाइना बाउल ऐसा होता है, पता नहीं क्या है ना, पर ये सुरक्षित नहीं है, इसमें जानवरों की हड्डियां यूज होती हैं, है ना। फिलहाल छोड़िए, सब अच्छी बात नहीं है ना। लोग डरेंगे, फिर नहीं खाएंगे, इस पे चाय नहीं पियेंगे, इसमें हड्डियां यूज होती हैं। और चाइना बोन, चाइना जो सब होता है उससे बोन ही होता है, उसमें डाउट नहीं है, बोन ही होता है उसमें। उसको जोड़ने के लिए बोन का यूज किया जाता है, उसको बनाने के लिए। तो सर ये नॉन वेज है, जो लोग नॉन वेज है इसमें चाय पिए, जो वेजिटेरियन उनको मैं बता रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है। अब किस जानवर की हड्डी है इसके लिए आप गूगल कर लें, गूगल आपको बता देगा बोन चाइना में किस जानवर की हड्डी यूज होती है। सर मार्केट आप खराब कर दिए इसका ना, बिल्कुल नहीं। हम जो नॉन वेज हैं उनके लिए बता रहे हैं और वेज वालों को सतर्क कर रहे हैं। चलिए अब सुनो, इसमें हम एक बात बताते हैं। अगर हम इस कटलेरी के इस प्लेट पर अगर हम एक वीडियो बनाओ, कुछ नया कंटेंट, एकदम नया फ्रेश, जो मुझे लगता है एकदम नया ओरिजिनल है, लोगों को बहुत फायदे का होगा। पता है मेरा कंटेंट जो नया और फ्रेश मैंने बनाया है ये 100% डिसेंट्रलाइज हो ही नहीं पाएगा। क्यों? इस पर जुड़ा कुछ ना कुछ कंटेंट YouTube के पास पक्का होगा, क्योंकि YouTube इतना डेटा है उसके पास, इतना डेटा है उसके पास, कुछ ना कुछ उसके पास इसका इंफॉर्मेशन जरूर होगा। और ये आप लोग भी कह सकते हैं हाँ सर होगा जरूर, बोलो है कि नहीं? तो ये बताओ मेरा पूरा 100% डिसेंट्रलाइज कहां रह पाएगा? शुरुआत में जब YouTube आ रहा था उस पे लोग डेटा यूज कर रहे थे, उस समय अगर ये चीज आ गई होती तब तो दिक्कत नहीं था, लेकिन आज ये दिक्कत आएगी। बोलो आएगी कि नहीं आएगी? अब मान लो हम इस तार पे कुछ बनाना चाहते हैं, सर समझ गया, दोबारा एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं जो आप नया बना रहे हो नया नहीं होगा, कुछ ना कुछ इस पे YouTube पे मिल ही जाएगा।
तो आपकी कोई भी चीज आप अगर नया सोच के बना रहे, एक नया कंटेनर सोचते हैं 100% डिसनाइट होगा, तो हो ही नहीं सकता। ये जैक डॉर्सी कहता कि इतने सारे डेटा यूट्यूब के पास है, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपका उससे मिल ही जाएगा। बोलो हाँ, समझ में आया? तो क्या 100% डिसेंट्रलाइज हुआ? इतनी मेहनत करने के बाद, वे 3.0 लाने के बाद भी डिसेंट्रलाइज 100% नहीं हो पा रहा है। तो भैया जैक डॉर्सी कह रहा है, सुनो, हम तुमको ऐसा वेब जनरेशन लाएंगे, ये ठीक है 2027 के आसपास बोला, 20 है, हम लाएंगे जो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज होगा। और वो और कह रहा है ये ऐसी चीज होगी वेब 5.0, ऐसी चीज होगी जो इमोशंस भी रीड करेगी। माय गॉड, जो सिमुलेटिव वेब होगी। ओ माय गॉड सर, ये इमोशन और सिमुलेटिव क्या है? आगे बोलू? सुनो सर, ये बताओ ये इमोशंस और सिमुलेटिव क्या है? सुनो 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 सुनो, घबराओ नहीं, बहुत मजेदार चीज है। अच्छा एक बात बताओ, मान लो हमारा फेसबुक प्रोफाइल है, बिल्कुल है, उसमें मेरा सारा इंफॉर्मेशन है, मैं कौन हूं, क्या बजे पैदा हुआ, कहां पढ़ा, मेरा घर कहां है, मैंने कौन सी नौकरी की, और बहुत कुछ झूठ जो लोग सोशल मीडिया पे लिखते हैं। सर आप इतना खुल के ना बोला करें। हाँ, इसीलिए हम ज्यादा नहीं लिख पाते हैं ना, क्योंकि झूठ बोलने से चुप हो जाओ, यही तरीका सही है। अब मान लो हम अपना फेसबुक प्रोफाइल बना लिए, रुक जाइए, अपनी जगह पे आ जाने दीजिए, ये कैमरे की वजह से चेयर ऊपर करना पड़ता। रुक जाइए, क्या बताएं। ओहो, रुको अभी, रुको है ना, पूरा कार्टून है बना दिया है। हम क्या बता रहे थे? अब मान लो अब मुझे ट्विटर का प्रोफाइल बनाना है, हल्का ही बैठता हूं, ठीक है, तब नीचे जाएगा नहीं। मान लो ट्विटर का प्रोफाइल बनाना है, तो क्या करना होता है? सर पूरा सरदर्द है, जो आपने फेसबुक पे अपने बारे में लिखा फिर ट्विटर में भरो। इरिटेट होते हैं हम लोग कि नहीं, आधा घंटा फिर भर रहे हैं, मैं कौन, कब पैदा, कहां का क्या। आपको आप समझ रहे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब किया क्या जाए? इस सब तरीके से आने से यह फायदा हो जाएगा डिसेंट्रलाइज से, जो इंफॉर्मेशन चाहेंगे वो सारा इंफॉर्मेशन चला देगा ट्विटर में, बिना कुछ टाइप किए, बिना कुछ लिखे। डिसेंट्रलाइज से फायदा हो जाएगा, और जितना जिसको चाहेंगे उसको वो इंफॉर्मेशन हम शेयर कर सकते हैं डिसेंट्रलाइज के आने से। नहीं समझ में आई बात? नहीं समझ में आई तो उसको मारो गोली और दूसरा सुनो। जरूरी थोड़ी ना एक ही एग्जाम्पल तुमको समझ आए, दूसरा सुनो। तो सर आप ये कह रहे हैं किसी इंफॉर्मेशन को हम चाहें तो यूट्यूब के साथ फेसबुक को भी शेयर कर सकते हैं, फेसबुक के साथ ट्विटर को भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अब वो एक जगह के प्लेटफॉर्म में सेंट्रलाइज नहीं रह गया। वेब 3.2 और 5 आने से वो डिसेंट्रलाइज्ड हो गया। एक्चुअल में मैं ये कह रहा हूं सर, ये इमोशंस वेब क्या है? ये ऐसा वेब है जो आपके इमोशंस को रीड करेगा। सर ऐसा कैसे हो सकता है? सर डिफरेंट फीलिंग्स, डिफरेंट इमोशंस। हाँ, अब आप में से काफी लोग कहेंगे सर थोड़ा कुछ एग्जाम्पल देके बताओ। देखो, मान लो हमारे पास मोबाइल फोन में एक एप्लीकेशन है और वो गाने का एप्लीकेशन है। मैंने ये सोचकर उस एप्लीकेशन को लिया जिसमें लगता है कि ओरिजिनल गाने मिलेंगे, बढ़िया बढ़िया गाने होंगे, और उस एप्लीकेशन पे मैं अलग अलग समय अलग अलग गाने सुनता हूं। उस पे सेव कर रखे हैं मैंने, अलग अलग गाने सुनना है और अलग अलग टाइम पे सुनना है। मैंने इस हिसाब से उस एप्लीकेशन को रखा हुआ है। अर्ली मॉर्निंग, जैसे कि सुबह उठते हैं हम लोग, सिरु गुरु चरण सरो धीरज निज बल मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल सो जोदायक फल चार। तो सर आप इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं सुबह सुबह उठकर भगवान का नाम लेना पसंद करेंगे। घर में हर कोई यही करता है, एक समय के बाद आप भी करेंगे, क्योंकि अंत में समझ में आया था भगवान आज एक दिन का सांस और मिला ऊपर वाले की दया से।
घर में देखिए पिताजी लोग उठते ही पहले माता जी एक बार हाथ जोड़ के फिर उसके बाद। तो सर आप मतलब कह रहे हैं सुबह सुबह आप रिलीजियस होना चाहते हैं तो आप कोई भक्ति गाना सुनना पसंद करेंगे, कोई रिलीजियस सॉन्ग, बहुत बढ़िया। दोपहर में आते आते वो मेरा एप्लीकेशन उसी हिसाब से सेट है। सुनिएगा अभी मैं इमोशन वेव आपको समझा रहा हूं, और सुनो समझा ले जाऊंगा, कॉन्फिडेंस देखो, बस आप एकदम अलर्ट रहिएगा, हमको सुनिए। ऑनलाइन वाले एकदम सुनते रहिएगा, ठीक है, जाइएगा नहीं एकदम। ऑनलाइन वाले बच्चे कहते हैं सर 3 घंटा आप उठने ही नहीं देते, ऐसा पढ़ाते हैं मतलब खो जाते हैं, तो अच्छी बात है ना, आप एंजॉय कर रहे हैं। तो 3 घंटा पिक्चर देखते हैं, 4 बार आप जाते हैं, इसका मतलब पिक्चर में बोर हो रहे हैं, हो रहे कि नहीं हो रहे हैं तब। अच्छा, तो अब क्या होता है दोपहर में आते आते खाना वाना खाने के बाद आप लोग जानते हैं हम लोग किस मुद्रा में होते हैं सर, ये क्या है? नैप। वी ऑल पीपुल फील लेजी, ऐसा होता है। और इसके पीछे हम जिम्मेदार नहीं है ना आप जिम्मेदार हैं, ये समय जिम्मेदार है। सर ये समय क्या होता है? बायोलॉजिकल क्लॉक, सर्केडियन रिदम, ये बायोलॉजी की चीज है। हम पूरे दिन में अलग अलग समय अलग अलग हार्मोन्स के सिक्रीशंस के इफेक्ट में होते हैं, और वो हार्मोन का सिक्रीशन अर्थ के रोटेशन के हिसाब से आपकी बॉडी में इटसेल्फ निकलता है। इसको कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक या सर्केडियन रिदम। हम नहीं जा रहे हैं बायोलॉजी में कि हार्ट अटैक 10-11 बजे ही सुबह जल्दी क्यों मिलते हैं, रात में आके लोग लेजी क्यों हो जाते हैं, किस समय लोग ज्यादा खुश रहते हैं। ये सब के पीछे कुछ ना कुछ साइंस है, अर्थ का रोटेशन और जीन्स और हार्मोन्स हैं जो साइंटिफिकली प्रूफ हुए हैं, जिसके लिए शायद 2018 का ह्यूमन फिजियोलॉजी का नोबेल प्राइज या गूगल करेंगे मिल जाएगा। 2018 में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था बायोलॉजिकल क्लॉक। अर्थ के रोटेशन के हिसाब से दिन और रात होते हैं कि नहीं होते हैं? तो वही मैं कह रहा हूं, अर्थ के रोटेशन के हिसाब से जो दिन और रात होते हैं उस हिसाब से हमारी बॉडी अलग अलग समय अलग अलग चीजों के लिए अडॉप्ट होती है। तो दोपहर में ऐसा समय आता है कि जब हम लेजी फील करते हैं, जिसमें नैप आता है। तो सर इसका मतलब अगर दोपहर में कोई टीचर हमको सोते हुए डांटता है, इसका मतलब वो आपकी क्लास नहीं सुन रहा है। इसका मतलब उसको ये नहीं पता कि वो मेरी वजह से नहीं, वो बायोलॉजिकल क्लॉक की वजह से है, और इसके पीछे मैं बिल्कुल जिम्मेदार नहीं। वो अगर पृथ्वी को रोटेशन रोक दे तो हम नहीं सोएंगे, उससे सीधा आप ये बात कर सकते हैं, और सीधा इसका प्रूफ करने के लिए बोल सकते हैं 2018 ह्यूमन फिजियोलॉजी का नोबेल प्राइज। इनडायरेक्टली मैंने एक क्वेश्चन पेपर आपको समझा दिया, बायोलॉजिकल क्लॉक और सर्केडियन रिदम का क्या मतलब होता है। आप नहीं समझे? चल तो मनोरंजन रहा था, लेकिन उसके अंदर आपके पीटी का क्वेश्चन था वो बायोलॉजिकल क्लॉक और सर्केडियन रिदम, ध्यान रखिएगा। अभी देखे ना, रात होते ही 10, 11, 12 बजे के बाद चेयर पे बैठे बैठे बेड पे चले जाते हैं, बेड पे बैठ के पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे लेट जाते हैं, और लेट जाने के बाद लाइट जली और धीरे धीरे सो जाते हैं। हार्मोन्स ऐसा है जो रात में निकलता है, जो आपको लेजी बनाता है। घबराइए नहीं, इसीलिए कहते हैं रात को जब नेचुरल आपको हार्मोन निकल के आपको लेजी बनाता है, काहे ज्यादा अब रात में पढ़ने की कोशिश करते हैं। नेचर तो आपको रात में सुलाने वाला है ना, सुबह आपको उठाने वाला है। आपने अपनी बॉडी को अलग से अडॉप्ट कर रखा है, नेचर के खिलाफ जा रहे हैं। चलिए पढ़ने के लिए चले जाइए, साल 2 साल 3 साल उसका सही कर लीजिएगा। अभी पढ़ाई का है कोई दिक्कत, क्या पता सुबह घर में आवाज होती रात को पढ़िए, ऐसे केस में अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आप नेचर के अगेंस्ट में, ये ध्यान रखिएगा। एवरीबॉडी क्लियर? होता है कोई दिक्कत, मैंने भी रात में पढ़ा हूं, सुबह उठ के भाई ड्रामा शुरू हमारे घर में, तो क्या किया जाए, रात को नहीं पढ़ा जाए और कब पढ़ा जाए? रात को सब कोई ड्रामा करेगा नहीं, सोएगा आदमी। अच्छा, दोपहर में ये हो गया। दोपहर में अब हम क्या सुनेंगे? हम सुबह सुने हैं एकदम हनुमान चालीसा या सुंदरकांड, जामवंत के वजन से है, सुन हनुमंत से बरवाए, सब छोड़ो भी, ऐसा क्या सुना है हमने, नहीं पता चलेगा कथा प्रवचन चल रहा है। दोपहर में आते आते गुलाम अली, मतलब सर एकदम गजल टाइप का। अरे भाई आंख बंद है, मुंह थोड़ा थोड़ा खुला है, तो अभी क्या चलेगा? लेजी गाना, आराम से सुनने वाला, रिलैक्स वाला, समझिएगा। अभी उस हिसाब से मैं गाना सुन रहा हूं। देखिए मैं इमोशन वेव समझा रहा हूं, बढ़िया सी इमोशन हमको निकालने दीजिए, ठीक है। दोपहर हो गया एकदम लेजी, आराम से ना। अब रात हो गई, रात को भाई हमको भी जिंदगी जीनी है। अब ढिची समझ गए क्या? एकदम हाई फाई टाइप वाला, एकदम हरिंदर कुक खाना बना रहा है, ऐसे ऐसे मस्ती कर रहा है, कोई डंबल उठा रहा है, आप समझ रहे हैं, कोई डिप्स मार रहा है, कोई डांस कर रहा है, मतलब एवरी फैकल्टीज, एवरी टीचर्स, एवरी स्टूडेंट्स, एवरीवन, जितने भी हैं सब, जिंदगी को एंजॉय भी तो करना है।
तो सर हम समझ गए आप कहना क्या चाह रहे हैं, अलग अलग मूड में आप अलग अलग तरह का गाना सुन रहे हैं, ठीक है। अब इसको लास्ट कर देते हैं। अब भाई ऐसा है कि हम इस एप्लीकेशन को बदलना चाहते हैं। क्यों बदलना चाहते हैं? इसलिए बदलना चाहते हैं क्योंकि इसमें पायरेटेड गाने हैं। किस तरह गाने हैं? हमको चाहिए ओरिजिनल भाई। गुलाम अली बढ़िया वाला सुनना है एकदम, मतलब अनुराधा पौडवाल ओरिजिनल हमको सुनना है, हनुमान चालीसा। और शाम को मतलब कौन सा जी वो जिसका मतलब ही नहीं समझ में आता था गाने का, वो नहीं आता था पैप रॉप, पता नहीं क्या गाता था, आजकल बीमार उमार हो गया, पता नहीं कहां चला गया, हनी सिंह, लो 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 पता नहीं क्या गया है ना, आधा लाइन में सब म्यूजिक है अच्छा लगता है, उसका गाना हमको समझ नहीं आता। अच्छा सुनो सुनो सुनो, एक मिनट से सुनो। अब मान लो हम दूसरे एप्लीकेशन पे जा रहे हैं, ओरिजिनल गाने आते हैं। बच्चा सुनो होता क्या है इस ओरिजिनल गाने में। अब तुमको क्या लगता है मैं जाऊंगा फिर से एप्लीकेशन में सारे गाने सेव करूंगा? नहीं 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 नहीं, इसको पता है मैं किस तरह के गाने किस समय सुनना पसंद करता हूं, अपने आप सब सेव हो जाएगा। इमोशंस रीड कर रहा है। सर क्या बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है? और क्या, समझो ये कमाल का एआई होगा। सर समझ गए, हमारे पापा ना मोदी जी के बहुत बड़े भगत हैं, इसीलिए पापा बार बार मोदी जी का रील देखते हैं और मोदी जी ही बार बार आते हैं। सर हमारे पिताजी राहुल गांधी के बड़े भगत हैं, राहुल गांधी सुबह से शाम चलते हैं और अपने आप राहुल गांधी हमारे पे भी आ जाते हैं, क्योंकि उसी इंटरनेट वाले मेल आईडी पर पापा का भी राहुल गांधी एक्सेस हो रहा था, हमको भी राहुल गांधी ही आते हैं। लगता है देश में दो ही नेता हैं, बाकी सब बेकार हैं। अब समझ में आ गया, ये एक एआई बेस्ड एडवांस टेक्नोलॉजी है जो वेब 5.0 में इंट्रोड्यूस किया है। अभी रुको, एक और बचा है। कौन सा बचा है? सिमुलेटिक, मतलब कुछ इमोशन ही है। बस हम कहें टेक्निकल नाम याद कर लो, कहीं मान लो सिमुलेटिक दे ही दिया तो इमोशन पता है, सिमुलेटिक नहीं पता, कम से कम कीवर्ड्स तो याद रखो ना, जिन कीवर्ड्स को इसको डिफाइन करने के लिए यूज किया गया। आई एम वेरी श्योर इस हंसी मजाक में आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं और बिल्कुल टॉपिक टफ नहीं लगा है। ये लिटरली बता रहा हूं बहुत टेक्निकल टॉपिक था। आप समझ रहे नहीं समझ रहे? ये बहुत टेक्निकल टॉपिक था। मैंने इसको हंसी मजाक में करके सिंपल एग्जांपल, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। रुको अभी, सर ये क्या है? ये नहीं आएगा, पहले तो ये जान लो। इसको लेके बड़ा कंफ्यूजन है। मोबाइल वेब कुछ लोग कहते हैं इसको, कुछ लोग कहते हैं ऐसा वेब है जो एआई और मशीन लर्निंग पे आधारित होगा। कुछ भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है इसको लेकर, कुछ भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है इसको लेकर, कुछ भी इसको लेकर बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, ठीक है। अब सुनो अभी, तो इसको मशीन लर्निंग एआई पे बेस्ड होकर कुछ आएगा, है ना, एआई पर आएगा, ये आएगा, या मोबाइल वेब होगा, मोबाइल पे आप इन चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। सुनो बच्चों, अभी साइबर सिक्योरिटी में भी कुछ चीजें और हैं जो बची हैं। एक लिस्ट बना रहा हूं, जरा लिखो, छूटना कुछ नहीं चाहिए। एक अभी इसमें हम लोग का रह गया है एनएफटी, एक अभी रह गया है एनएफटी। पहले लिस्ट बनाओ, टॉपिक नहीं छूटना चाहिए। एनएफटी भी आया हुआ है आपके पेपर में 2022 में, नॉन फंजेबल टोकन। बताऊंगा अगले लेक्चर में सारी चीजें आएंगी। यह बच्चों नॉन फंजेबल टोकन। अगला यहीं पे हम लोगों को पढ़ना है साइबर इंश्योरेंस। सुनते जाना, साइबर डोम करके एक प्रोजेक्ट है, इसमें 2019 में शायद क्वेश्चन भी पूछा गया, 19 या 18 में। साइबर डोम प्रोजेक्ट क्या है? गॉट इट? साइबर डोम प्रोजेक्ट पे बात करनी है, साइबर डोम प्रोजेक्ट पे बात करनी है। अगला डिस्कशन हम लोगों को करना है क्रिप्टो जैकिंग के बारे में। अगला डिस्कशन करना है ब्लू बगिंग के बारे में। अगला डिस्कशन जो है वो ब्लू बगिंग के बारे में करना है।
ये टॉपिक्स हैं जो अभी साइबर सिक्योरिटी में और बढ़ाने हैं। नॉन फंजेबल टोकन, साइबर इंश्योरेंस, साइबर डोम प्रोजेक्ट, क्रिप्टो जैकिंग और ब्लू बगिंग। और एक चीज और बताता हूं, आईसीटी में मैं आपको फिर बोल रहा हूं, कुछ दिन के बाद ही इस सीरीज में नहीं, थोड़ा 1-2 लेक्चर के बाद मैं आपको अलग से 1.5-2 घंटे का एक लेक्चर और लूंगा, जो अब आगे लूंगा कुछ चीजें और अपडेट करने के बाद, ठीक है ना। जैसे अभी बहुत सारी चीजें हैं, पैकेसेस वगैरह नहीं, अरे पैकेसेस भी यहाँ हम लोग थोड़ा सा बात कर लेंगे, पैकेसेस भी तो बात कर लेंगे, जो एक तरह का स्पाईवेयर है। डीप वेब, डार्क वेब, ये सब अभी काफी चीजें हैं जो हम लोग बात करेंगे। वीआर एआर पे बात करेंगे, ठीक है ना। स्पेक्ट्रम इश्यूज पे बात करेंगे, नेटग्रिड पे बात करेंगे, है ना। अभी काफी चीजें हैं जो हम लोग आगे बात करेंगे। थैंक यू एवरीवन।